वेलकम टू BIHS। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं BSc थर्ड ईयर बायो, जिसका पेपर है हमारा तृतीय पेपर के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो हमारा है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, सेकंड पेपर हमारा इकोलॉजी एंड बायोस्टिक्स है, और थर्ड पेपर जो हमारा है इथियोलॉजी एंड इवोल्यूशंस है। ठीक है ना, यह दो विषय वस्तुओं को जोड़कर एक पेपर का सम्मिलित रूप है। इथियोलॉजी एंड इवोल्यूशंस, इथियोलॉजी की आपको 2 यूनिट पढ़नी है और इवोल्यूशंस की आपको 3 यूनिट यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें हमारा सिलेबस जो डिस्कशंस है उसके बारे में हमें देखना है। तो जो हमारा यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले हमें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथियोलॉजी, ठीक है, हमें इंट्रोडक्शन के परिचय देखना है, और एनिमल बिहेवियर या आचार शास्त्र जिसे हम कहते हैं इथियोलॉजी का नाम दिया है, उसका इतिहास देखना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से इस विषय वस्तु को हमने इस विषय के अंतर्गत रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है मेथड ऑफ स्टडी बिहेवियर। मेथड, कौन कौन से स्टडी बिहेवियर को अपनाने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि कोई व्यक्ति गाना गा रहा है या सिंगिंग कर रहा है, तो उसका माइक पकड़ने का स्टाइल और उसे जो बॉडी एक्सप्रेशन है उसके स्टाइल, वॉल्यूम सिक्रीशंस का अलग अलग, तो यहाँ पर हर चीज को अन्वेषित किया जाता है और उसे एक सम्मिलित रूप में देखने के बाद उसे प्रेक्षित किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखें कि जो चीज हम देख रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको क्या क्या हमने देखा है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हमारी 2 यूनिट हैं इथियोलॉजी के अंतर्गत हमें 2 यूनिट पढ़नी है और वो दोनों ही यूनिट एनिमल के बिहेवियर के ऊपर हैं। तो उसमें हमारे जो आसपास का जो क्षेत्र है, मानव सभ्यता के अलावा प्रोटोजोआ से लेकर आपके प्राइमेट तक के जितने भी प्रकार के जंतु हमने पढ़े हैं या उनके बारे में हमने चर्चा की है, उनके सारे बिहेवियर के बारे में हम चर्चा करनी है। उनके व्यवहार को देखना है, उनका रहन सहन, खान पान, उनका प्रजनन के तरीके, ये सारे हमें इसमें देखने हैं। हमें जो मेथड्स देखने हैं वो कौन कौन से स्पेशल मेथड यहाँ पर हैं कि आज की आधुनिकता को देखते हुए हम उनके माध्यम से भी इन विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर है न्यूरो एनाटॉमिकल, मतलब जो तंत्रिका है उनकी आकारिकी के बारे में अध्ययन करके पता लगाना है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल, तंत्रिका कारिकी के अध्ययन का पता लगाना है। न्यूरोकेमिकल, तंत्रिका रासायनिकी के ऊपर, मतलब जैसे कि कोई मेडिसिन है और उस मेडिसिन को आप या दवाई है उसे एनिमल पर आप देते हैं तो उसका क्या एक्शन है और क्या रिएक्शन है उनके बारे में जानना है। फोकल एंड स्कैन इन सैम्पलिंग ऑफ टेक्निक्स, तो हम जैसे देखते हैं कि मानव मस्तिष्क के अलावा जंतुओं में विकसित एक मस्तिष्क होता है जिसके संपूर्ण शरीर की क्रियाओं का लेन देन और उसका नियंत्रण उसके माध्यम से किया जाता है। तो हम देखें कि मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो मस्तिष्क का राइट लेफ्ट बॉडी की जितने भी पार्ट हैं उन पर नियंत्रण रखता है, जबकि मस्तिष्क का लेफ्ट पार्ट राइट बॉडी के राइट पार्ट पर नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से संभव है, जब हम हमारी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशनरी अप्रोच टू बिहेवियर, लेवल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारा जो जाति वर्तीता है 0 से लेकर 100 तक, माने 0 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी हमने फाइलोजेनिक देखी है उनके उसमें प्रकृति में रहने के लिए या हमें जाति वर्तीता, ठीक है, प्राकृतिक जो चयन के लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए किन किन स्तरों का सामना करना पड़ा उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। और बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन इथियोलॉजी, ह्यूमन इथियोलॉजी एंड जनरल एस्पेक्ट्स। मानव के द्वारा अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की हाव भाव और मुद्राओं का, एक्सप्रेशंस का यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, जिनके माध्यम से हमें उनमें होने वाली क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं के बारे में पता लगता है। अब मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार, क्योंकि मानव एक विकसित प्राणी है जिस पर संपूर्ण जीव जंतुओं से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में इसे
घोषित किया गया है। इनके पूर्वज मंकी, एप्स, ये सारे हैं, यह भी विकसित प्राणी हैं, पर मानव सभ्यता को देखें तो एक सामाजिक प्राणी के रूप में है। होने वाली विभिन्न प्रकार की दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होती हैं, हम देखें दुख के भाव, सुख के भाव, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, क्रोध, ठीक है ना, एग्रीनेस है, ठीक है। तो अलग अलग भाव मुद्रा के कारण भी हम उन्हें पहचान सकते हैं, होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ओरिएंटेशन, टैक्सिस एंड काइनेसिस। होने वाले, हम रहते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर पृथ्वी के चारों ओर जो कवरित है या आवृत है वो वायुमंडल से आवृत है। तो हम जैसे ही बात करें कि वायुमंडल और पृथ्वी के बीच में एक गुरुत्वाकर्षणीय बल का प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से जीव एक स्थिर पोजीशंस में रहता है, ठीक है ना। कि हम जैसे अंतरिक्ष में बात करें, कि स्पेस की बात करें, तो वहां पर किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने के कारण किसी भी रूप में आप घूम सकते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा संभव नहीं है। कोई भी जीव है गुरुत्वाकर्षण की प्रति खिंचाव को महसूस करेगा ही। गतिक्रम, चलने के तरीके, ठीक है, अभिविन्यास किस प्रकार रहना है, ठीक है। तो ये हमें सब देखना है, ठीक है। और ओरिएंटेशन है, टैक्सिस एंड काइनेसिस है। और नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीफ आइडिया ऑफ लर्निंग, अभिगमन। आप इसके बारे में, जब बालक जीरो, मतलब हम बात करें कि जब बालक का जन्म हुआ तब से लेकर वृद्धावस्था तक, मतलब जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, उसके बीच में अलग अलग अवस्थाएं यहाँ पर सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले देखें हम चाइल्ड रूप में, बालक है तो बाल्यावस्था, उससे बड़ा हुआ एडल्ट है तो किशोरावस्था, ठीक है। उसके बाद यौवन अवस्था या वयस्क अवस्था में, और अंतिम वृद्धावस्था। तो हमारे जीवन के अंदर 1 से 25 वर्ष, मतलब 1 से हम देखें कि जो 1 से 5 वर्ष है, फिर उससे हम देखें कि 10 वर्ष तक का एक एरिया मान रखा है। उसके बाद हम देखें कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक का एरिया है। वहाँ से हम देखें कि 25 से 40 वर्ष का एरिया है। फिर हम देखें 60 से 100 है। तो उस बीच में अलग अलग कैटेगरी को हमने बांट रखा है, जिसके माध्यम से होने वाली क्रियाओं को समझा जा सके, अनुभव को महसूस किया जा सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई जन्मजात जो बच्चा हुआ है वो सबसे पहले अपनी माँ से अटैचमेंट रखता है। मदर फील जो मिल्क है, माँ का दूध है, उसे पीता है, और उसी के साथ वो विभिन्न प्रकार की, जैसे कि रोना है, हाथ पैर हिलाना है, इस प्रकार की क्रियाएं होती है। जब बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो विभिन्न प्रकार के कलर को देखता है, साथ ही विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को सुनता है। जैसे कि हम बात करें कि फैमिली के 4-5 जो सदस्य होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो उसके कंटिन्यूस उसके कानों में पड़ती है, तो वो मानता है कि ये हमारे पारिवारिक, ठीक है, कुछ व्यक्ति होंगे। किंतु पर कोई बाहरी व्यक्ति आने पर वह रोने लग जाता है। तो ऐसा क्या है? तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जब बालक 10 वर्ष की उम्र को पार करता है और वो एक एडल्ट एज में जाता है, तो उसके शारीरिक जो लक्षण है उसमें परिवर्तन होता है। साथ ही बोलचाल, हाव भाव और बॉडी के विभिन्न प्रकार की जो संरचना है उनमें परिवर्तन होता है। जब वो एडल्ट यौवन अवस्था की ओर अग्रसित होता है तो 18 वर्ष की उम्र के बाद उनमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स चेंज होते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संभव होती हैं, और 25 वर्ष की उम्र में वह सही और गलत का पता लगाता है कि मुझे क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद उसकी आगे की जो दैनिक जीवन की जो जीवनचर्या है, जैसे विवाहित होना है, अपने समान दूसरे बच्चों को जन्म देना है, ये विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं आप देख रहे हैं, ये मानव जीवन में ही नहीं अपितु ये विभिन्न प्रकार के जीवों में संभव हो सकती है। किसी का टाइम पीरियड अलग होता है, किसी का टाइम पीरियड अलग होता है। तो हम जो आज का जो विषय वस्तु हमने जो देखी है वो हमारी है आचार शास्त्र या इथियोलॉजी। तो हमें आचार शास्त्र और इथियोलॉजी के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथियोलॉजी, व्यवहारिकी का परिचय एवं इतिहास के बारे में हमें चर्चा करनी है।
तो सबसे पहले हमें परिचय देखना है कि इथियोलॉजी क्या, इथियोलॉजी का शब्द किसने दिया, इसके मॉडर्न ऑफ फादर कौन है, और इथियोलॉजी का वर्ड मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है ब्रांच ऑफ इथियोलॉजी, कौन कौन सी शाखाएं यहाँ पर विकसित की गई इथियोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद इतिहास देखना है कि आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जो जीव विज्ञान के जन्मदाता थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की शाखाओं को विकसित किया, जिसमें से एक जंतु विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में और रोमांचक या दिलचस्प हम बोल सकते हैं ये शाखा जो है वो हमारी कौन सी है, व्यवहारिकी है। व्यवहार इस प्रकार का है, हमें व्यवहार किसमें देखना है, व्यवहार मानव में ही नहीं अपितु किसमें, जंतु, ऑल ओवर जितने भी एनिमल्स है सबके बिहेवियर्स को देखना है, हम चर्चा करेंगे। और इनमें कुछ अपने संपूर्ण जीवन को अपने विषय के लिए समर्पित करने वाले महान व्यक्ति थे जिनका नाम है कॉनार्ड लॉरेंज, कार्ल वॉन फ्रिश एंड निकोटीन बर्ज। ये ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस विषय के लिए समर्पित कर दिया और आज ये विख्यात नाम, इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पर ऐसा काम किया है, उनके दैनिक जीवन की पूरी जो क्रियाएं हैं, प्रतिदिन दिनचर्या जो होती हैं, अपना जीवन उस पर लगाया और उनकी बहुत सारी पुस्तकें उनमें उन्होंने लिखा है, ठीक है। और अंतिम में हमें देखना है कि जो हम एनिमल बिहेवियर या इथियोलॉजी के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, साथ ही इस विषय वस्तु के जीवन में, और अंतिम में कौन कौन सी पुस्तक से ये पूरा एक टॉपिक लिया गया है, संदर्भ देखना है, हमें रेफरेंसेस के बारे में पता करना है। तो आइए हम सबसे पहले हम चलें इंट्रोडक्शंस के ऊपर, ठीक है। आज का विषय क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथियोलॉजी। इथियोलॉजी, ठीक है ना। हमें जो है व्यवहारिकी का परिचय, एवं इतिहास जो हमारा यूनिट फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। पेपर का नाम हमारा इथियोलॉजी एंड इवोल्यूशन है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले हम देखें स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। क्या कहलाता है, आचार शास्त्र, ठीक है, या इथियोलॉजी, ठीक है ना। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, किसके बिहेवियर को बता रहा है, एनिमल्स, ऑल ओवर एनिमल्स, कहां से कहां तक, प्रोटोजोआ टू प्राइमेट तक, ठीक है। से प्राइमेट तक। अब स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर जिसको नाम दे दिया इथियोलॉजी, इथियोस एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है हमारे पास हैबिट और प्लस कन्वेंशन, मतलब आदत और
परंपराएं, ठीक है। और लॉजी का मतलब आप जानते ही हैं, स्टडी या अध्ययन, ठीक है। तो हमें अब क्या देखना है कि हमारा जो इथियोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, और इथियोलॉजी में हम देख रहे हैं इथियोस का मतलब होता है हमारा हैबिट, और कन्वेंशंस का मतलब होता है परंपरा। ऐसे जीव की आदत और परंपराओं का अध्ययन करना जिसे हम क्या कहते हैं, इथियोलॉजी कहते हैं या आचार शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे हम बात करें कि आचार शास्त्र के लिए सबसे पहले ये जो शब्द था, सबसे पहले इस शब्द को इतना प्रचलित नहीं था, इतना दिलचस्प नहीं था। 17वीं शताब्दी तक इसे खाली अनुभव किया गया, पर इस विषय जो हमारा है जूलॉजी या जंतु विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था, किंतु ये धीरे धीरे 19वीं शताब्दी तक इस प्रकार से विकसित हुआ कि इतना दिलचस्प हुआ कि मतलब यह हम बात करें कि इसको एक विषय वस्तु के रूप में यहाँ पर इस विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, ठीक है। पहले इसे ऐसा माना जाता था कि मात्र एक देखना है, सुनना है, बोलना है, या नॉर्मल इसे लिया गया, पर इसके बारे में जब बहुत सारे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने इसको यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं में विकसित किया गया। तो इसके हम बात करें कि जब 19 सेंचुरीज में आए तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिसने इस शब्द को दिया निकोटिनबर्ग। 1950 में इन्होंने क्या किया था, और ठीक है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, निकोटिनबर्ग और कॉनराड लॉरेंज, ठीक है ना। निकोटिनबर्ग ने इस वर्ड को सही प्रयोग किया और इथियोलॉजी कहा, जबकि 19 सेंचुरीज की बात करें तो कॉनराड लॉरेंज ने 1903 से 1989 का इनका पूरा संपूर्ण जीवन काल था, इसलिए इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ इथियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इथियोलॉजी के फादर हम देखा जाए तो हमारे एरिस्टोटल ने बहुत सारी जो हमारी बायोलॉजी थी उसमें बहुत सारी ब्रांचेस को बनाया, इसलिए हम उन्हें मान सकते हैं। उनके बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जैसे डार्विन थे, गॉबलेट थे, इसके साथ ही हम बात करें बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो उनके बाद आए। और अंतिम में हम 19 सेंचुरीज की बात करें तो कॉल्वन फ्रिश, निकोटिनबर्ग एंड कॉनराड लॉरेंज ने इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो अभी तक हमने क्या देखा है इंट्रोडक्शन में कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर मतलब क्या होता है। इथियोलॉजी एक ब्रांच है, आचार शास्त्र। इथियोलॉजी जब एनिमल्स की बात करें तो कहां से कहां तक के बिहेवियर को देखना है, तो प्रोटोजोआ टू प्राइमेट। उसी के साथ बात करें कि यह ग्रीक वर्ड है। इथियोस का मतलब होता है हैबिट एंड कन्वेंशंस, मतलब आदत और परंपराओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम इथियोलॉजी कहते हैं। निकोटिनबर्ग ने 1950 में एक वर्ड का सही रूप सम्मिलित किया, जिस वर्ड को हमने क्या कहा है, इथियोलॉजी कहा है। कॉनराड लॉरेंज ने इसे मॉडर्न फादर ऑफ इथियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम आगे देखें कि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या क्या बहुत सारी विषय वस्तु है। एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आएंगे। व्हाट इज बिहेवियर, व्यवहार क्या है। जब व्यवहार के बारे में जाने हम लोग
तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके परिभाषित किया गया शब्दकोश का अर्थ एक निर्दिष्ट एवं सामान्य तरीके से कार्य करना, ठीक है, क्या कहलाता है? व्यवहारिकी कहलाता है। साथ ही हम यहां पर बात करें कि व्यवहारिकी की क्यों आवश्यकता रही, तो व्यवहारिकी जंतु व्यवहार का अध्ययन यह प्राणी शास्त्र की नवीनतम शाखाओं में से एक था। प्रारंभ में इसका अध्ययन गैर पेशेवरों, विशेषकर प्रकृति प्रेमियों ने किया, किंतु पिछले कई दशकों से वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। ठीक है, व्यवहारिकी जंतुओं के व्यवहार वैज्ञानिक एवं जैविक एवं विशिष्ट कार्य को प्रदर्शित करता है। साथ ही यहां पर उन सभी परिवर्तनों को इंगित करता है या आइडेंटिफाई करता है जो बाहर से पहचाना जा सके या कम्युनिकेशंस के माध्यम से या संप्रेषण के माध्यम से यहां पर इन परिवर्तनों के लिए जंतु बाह्य प्रारूप का मोचन कर सके। उदाहरण के तौर पर यहां पर विभिन्न अभिभाविक जो भावपूर्ण तरीके हैं उसे प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करनी है हमें कि प्राणी व्यवहारिकी अथवा आचार शास्त्र ये दो सजीवों के बड़े बड़े ग्रुप में विभक्त किया गया था, पादप और जंतु। और जंतु में केंद्रीय अंतर के कारण यह सक्रिय रूप से गतिशील, जबकि पादप में लक्षण का अभाव। इन दोनों को रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया और उसके माध्यम से सक्रिय गतिशीलता वाले को एक नाम दिया गया जिसे हमने कह दिया प्राणी व्यवहार या एनिमल बिहेवियर। ठीक है, जंतु व्यवहार उन सभी पेशीय एवं स्त्रवणीय अनुक्रियाओं की अभिव्यक्ति से होती है जो जंतु के आंतरिक इंटरनल एवं बाह्य एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में परिवर्तन हुए हैं उनके फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए इसे आचारिकी, आचार शास्त्र, इथियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से व्यवहार प्रदर्शित किए हैं जिसको हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर पैटर्न्स विकसित किए गए। ठीक है, आचार प्रतिमान क्या थे उसके बारे में भी हमें देखना है। ठीक है ना, आचार प्रतिमान के लिए हम देखें कुछ यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स हैं। ठीक है, आप उन्हें देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो हमें पहले क्या करना है कि हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आचार प्रतिमान या बिहेवियरल पैटर्न जो थे वो क्या थे। आचार प्रतिमा या बिहेवियरल पैटर्न इसको दो भागों में प्रस्तुत किया है। यहां पर हम देख सकते हैं एक तो है इननेट और दूसरी है इंसेटिस्टिस। ये तो होती है स्वाभाविक और ये होती है हमारी साहजिक। अब यहां पर हम देखें कि इननेट से होने वाले कौन कौन से स्वाभाविक उत्पन्न होने वाले बिहेवियर मतलब व्यवहार के परिवर्तन। ठीक है, अब व्यवहार के परिवर्तन किस प्रकार, तो स्वाभाविक उत्पन्न होने वाला जैसे कि अभी बोले कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी और 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, बाप रे बाप, ऐसा तो एक क्या हुआ अचानक होने वाले भाव प्रकट होना। जैसे कि आपका कोई परिचित और बोल दिया अरे उसका एक्सीडेंट, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको लगी तो नहीं, अरे बाप रे बाप, चलो। तो ये अलग अलग जो भाव एक्सप्रेशंस हैं बॉडी के ऊपर होने वाले, ये हमारे साथ ही नहीं जंतु में होने वाले, ठीक है ना, होने वाले विभिन्न प्रकार के हाव भाव और मुद्रा को देखा जाता है, जिसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं उसको हमें देखना है। यहां पर हम देखते हैं
तो सबसे पहला हम यहां पर देखें तो सबसे पहले तो आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब चेहरे के भाव जो देखने हमें, चेहरे के भाव को प्रदर्शित करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है यहां पर, बॉडी पोस्टीरियर्स मतलब बॉडी की पोजीशंस को भी देखना है हमें। शरीर की मुद्रा, मतलब किस प्रकार की, उस मुद्रा से भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वोकलाइजेशंस, आवाज से। नेक्स्ट है रंग परिवर्तन या कलर चेंज। इसके अलावा भी हैं, पर अभी हमें कुछ यहां पर हम पिक्चर्स को देख रहे हैं और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने अभी तक जो देखा वो स्वाभाविक, इन्नेट और इंस्टिंक्टिव, साहजिक होने वाली प्रक्रिया है, और ये सारे क्या है, बिहेवियरल पैटर्न है। ये चेहरे की भाव मुद्रा है, उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं यहां पर। आप देखिएगा कि ये किस प्रकार से प्रदर्शित हो रही है, किस प्रकार के भाव ये प्रदर्शित कर रहे हैं जनाब। ठीक है, नेक्स्ट एक बार सारे पिक्चर्स बनने के बाद आप देखिएगा। कि किस प्रकार के यहां पर भाव प्रदर्शित हुए हैं। तो यहां पर आंखों की मुद्रा, पलकें, नेत्र, मुख और इसके साथ विभिन्न प्रकार के जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, उनकी सभी की मुद्राओं को यहां पर देखा जाता है और उनके माध्यम से पता किया जा सकता है कि होने वाली जो क्रिया है वो क्या प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, हमने खाली अभी ह्यूमंस के लिए हैं, मानव के लिए हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस है उसके बारे में हमने देखा है अभी तक। इस प्रकार हम एनिमल्स में भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, और ये सारे क्या हैं, हमारे आचार प्रतिमान हैं। आचार प्रतिमान में आप देख सकते हैं कितनी सारी भाव मुद्राओं को प्रदर्शित किया गया है। तो पहला हमने क्या देखा, चेहरे के एक्सप्रेशंस के लिए यहाँ पर बात की है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट है, मतलब माना कि ये जनाब क्या सोच रहे हैं, प्रेम प्रसंग के मामले में पड़ गए, तो हमने लिख दिया यहाँ पर इन लव। मतलब जो इनकी सोच है वो किधर जा रही है, इसकी ओर जा रही है। ठीक है, तो इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हमारे पास इस प्रकार से आएंगे। ठीक है ना, इन लव। उसके बाद सरप्राइज्ड, अरे ये कैसे हो गया, तो उसके लिए हमें देखना है। तो देखिए जनाब इस प्रकार के हैं। हाँ, इनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इनके ऊपर थोड़े से हेयर्स, इनके बालों को विकसित कर दिया जाए। यहाँ पर अब बड़े सुंदर दिख रहे हैं जनाब, अभी तक सब सारे गंजे थे। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़े से जनाब हैप्पी हैं, तो उनके लिए जो चेहरे की मुद्रा है वो किस प्रकार से है। यहाँ पर थोड़े से जनाब ज्यादा ही हैप्पी हो गए हैं, तो पूरा मुंह खुल गया है इनका, देखिए आप, है ना। तो इनकी जो मुद्रा है वो यहाँ पर विकसित हो गई। बेचारे से मायूस हैं, क्या करें, कोई काम ही नहीं हुआ इनसे। तो ठीक है, तो जनाब इस प्रकार के भाव एक्सप्रेशंस को लिए फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ करें वेरी एंग्री, बाप रे बाप, आग की तरह लाल बबूले हो रहे हैं जनाब। तो गुस्सा देखिए इनका, और पास वाले जनाब को देखिए, इतनी हंसी आ गई कि इनके 32 के 32 दांत दिखने लग गए हैं। ठीक है, और बेचारे इतने मायूस हैं कि इतना रो रहे हैं कि गंगा जमुना बह गई। ठीक है ना, तो ये क्या देखा हमने, ये हमने देखा ये सारे क्या थे, जो फेस के एक्सप्रेशन थे, चेहरे के भाव को देखा हमने। यहाँ पर ओनली फॉर एक एग्जाम्पल लिया है, वो लिया है ह्यूमन या मानव का लिया है, जबकि यहाँ पर हमें ऑल ओवर जितने भी जंतु हैं उनके बारे में पता करना है। तो पहले हमने क्या लिया है, हमने सारे जो एक्सप्रेशंस लिए हैं यहाँ पर फेस के एक्सप्रेशंस लिए हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है बॉडी एक्सप्रेशंस की। ठीक है, तो बॉडी में एक्सप्रेशंस में इसकी जो मुद्रा है वो किस प्रकार से ये खड़े रहेंगे, उसके बारे में पता करना है हमें। तो यहां पर हम कुछ पिक्चर्स यहां पर भी फिर ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से कोई बेचारे डंबल्स को तोके हुए खड़े हुए हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होंगे ये जनाब। तो इनकी भाव मुद्रा देखिए। नेक्स्ट जो जनाब है, इनकी भाव मुद्रा देखिए आप। ठीक है, झाड़ू लेकर खड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम यहां पर, ठीक है, पियानो बजाते हुए। ठीक है, तो इनकी भाव मुद्रा देखिए आप। फ्लैग को पकड़ते हुए, स्केटिंग करते हुए,
डॉगी को ले जाते हुए, पानी की बोतल पीते हुए, बोर्ड पर लिखते हुए, बंदूक चलाते हुए, तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा है कि इनकी जो भाव मुद्राएं थी, सबसे पहले हमने देखा शारीरिक मुद्राओं को यहाँ पर परिवर्तित किया। जैसे नृत्यांगना है या नृत्य करते हुए तो उनकी भाव मुद्रा कुछ अलग है। जैसे हमने यहाँ कोई भारी वस्तु को उठाते हुए तो उनकी भाव मुद्रा अलग है। कोई कार्य कर रहे हैं तो उनकी भाव मुद्रा अलग है। कोई फ्लैग है या स्केटिंग कर रहा है तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर शारीरिक मुद्राओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि इनकी शारीरिक मुद्राएं किस प्रकार की है, बॉडी की जो पोजीशंस होती है यहाँ पर वो किस प्रकार की है। तो ये क्या है, हमारे सब आचार प्रतिमान हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं। ठीक है, और हमने फिर कह रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पर ओनली फॉर एक एग्जाम्पल लिया है, हमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर एनिमल्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वोकल। बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है वोकल के लिए। हम किसी एक एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें, साउंड को सुनना है। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भाव के परिवर्तित हैं। ठीक है ना, शब्द विचार हैं। जैसे हम देखें कि हम यहाँ पर सबसे पहले देखें कि विभिन्न प्रकार के शब्दों का उच्चारण होता है, जैसे त, थ, अ, आ, इ, उ। इस प्रकार के जो परिवर्तन है, जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पर, जो हमारे वर्ण है उनका उच्चारण हो रहा है, वो विभिन्न प्रकार के। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, कुत्ते की आवाज बहु बहु बहु, ठीक है ना, उसके बाद तो हमें बोलने की परिवर्तन नहीं है कि हमें ये डॉगी की आवाज है या वहां का साउंड है। ठीक है ना, जैसे हम बात करें तो इस प्रकार का, जैसे कू कू कू, तो ये आप जानते हैं। पर हमने इन सारे जो प्रतिमान थे, बिहेवियरल जो हमने यहां पर देखे हैं, उसको एक सम्मिलित रूप में यहां पर इस विषय के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब हम यहां पर देख रहे हैं वोकल का एग्जाम्पल। आपने ये देख ही लिया है, चाहे तो आप एग्जाम में बना भी सकते हैं। ठीक है, उससे आपको नंबर ऑफ मार्किंग के लिए बेस्ट सोर्स रहेगा। नेक्स्ट बात करना है हमें वोकल्स के लिए। देखिए, ठीक है ना, तो यहां पर हमें क्या देखना है, एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना क्या है यहां पर, ठीक है, कि इथियोलॉजी जो वर्ड था, इथियोस का मतलब होता है हैबिट, एंड बात की थी कि आदत है, और कन्वेंशंस का मतलब होता है परंपरा है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि हमारे फ्रांस की जो अकादमिक प्रशासन थे उनमें 18वीं शताब्दी के सबसे पहले प्रकट हुआ। 19वीं शताब्दी में इन जंतुओं की एक जीवन शैली को व्यक्त किया, और इस वर्ड को देने वाले हमने बात किए थे निकोटीन बर्ज ने इसको प्रस्तुत किया गया। हमारा वोकल वाला जो सीन है, वोकल को देखना है हमें, तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे अभी। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर वोकल का, तो उसमें क्या है कि जो हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं उनमें चेहरे के क्या भाव रहे हैं या विभिन्न प्रकार की भाषाओं का क्या उत्पन्न हुआ है।
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पे वोकल्स की। तो वोकल में हमें देखना है कि एक मानव है और दूसरा जंतु है, और इन दोनों में जो आपसी वार्तालाप के कारण ये कुछ साउंड सिक्रीशन कर रहे हैं। जैसे हमारी कुछ म्यूज़िक के वर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पर सिंबल कर सकते हैं कि मतलब इन जनाब के द्वारा कोई आपका जो है साउंड सिक्रीशन किया गया है और इन जनाब के द्वारा कोई ध्वनि विकसित की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा। ठीक है, तो एनिमल्स के द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि और मानव के द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम जोर से बोल रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या बिहेवियर होगा। जैसे अब ये बोल रहा है तो हमें इसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि ये कौन है। ठीक है, इसी के साथ बात करें कि बहुत सारे हैं, जैसे हम दो पिक्चर्स यहाँ पर और शो कर रहे हैं। जैसे एक जनाब तो ये हैं आपके, जिनको आप अच्छे से जानते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि। ठीक है, एलिफेंट है हमारे, और दूसरी तरफ हम देखें कि हमारे इन जनाब के द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि। ठीक है, जंगल का राजा। ठीक है, कौन है आप जानते ही हैं। ठीक है, इनके माध्यम से होने वाली ध्वनि और इनके माध्यम से होने वाली ध्वनि। हो सकता है कोई पक्षी है और उसके माध्यम से होने वाली ध्वनि हो। तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करेंगे, तो ये क्या हो गया, वोकल। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, रंग परिवर्तन। हम देखते हैं कि जंतुओं में हम बात करें कि विभिन्न प्रकार के हाव भाव और तरीके। कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि उन्हें आक्रमण का पता होता है या फिर हैप्पीनेस होती है, तो वो अपने प्रकृति के अनुरूप अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, या तो प्रकृति से बचने के लिए, प्रजनन करने के लिए, भोजन के लिए, और विभिन्न प्रकार की जो प्रकृति में सर्वाइव करने की जो क्षमताएं होती हैं उनके माध्यम के लिए भी ये अपना रंग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है यहाँ पर, आचार प्रतिमान बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है यहाँ पर। ठीक है, व्यवहारिकी की शाखाएं। ठीक है, ब्रांच ऑफ इथियोलॉजी। ठीक है, व्यवहारिकी की शाखाएं। अब यहां पर जो हमने व्यवहार, पहला हमने इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि व्यवहारिकी की जो शाखाएं हैं उनको कितने भागों में हमने बांट रखा है। जैसे कि हम यहां पर बात करें, सबसे पहले हम ब्रांच ऑफ इथियोलॉजी की बात करें तो प्रकृति का संबंध है जंतुओं का इन्वायरमेंट से मिला जुला रूप में सम्मिलित। तो पहले हम उसी से बात करें तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, अब कौन कौन सी ब्रांचेस है उसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले तो हम ब्रांचेस के बारे में यहाँ पर पता करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस है। आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। ठीक है, तो पहली जो हमारी ब्रांच है
वो ब्रांच कौन सी है हमारी? इको इथियोलॉजी। ठीक है, कौन सी है? इको। इको मतलब ई इन्वायरमेंट, सीओ का संधि विच्छेद करें तो कम्युनिकेशंस, और किसके साथ? इथियोलॉजी के साथ। ठीक है, तो पारिस्थितिकी व्यवहारिका का अध्ययन करना है हमें। तो पारिस्थितिकी व्यवहारिकी को हम देखें तो क्या सबसे पहला हम देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत तुलनात्मक दृष्टि से नई शाखाएं विकसित की गई। साथ ही इसमें दो में से एक प्रकार की हो सकती है क्या? जंतुओं की जातियों में परिवर्तन या व्यवहार को देखा गया, तो उसमें हो सकता है जाति समूह को देखा जाए या विशिष्ट आवास को देखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या बात कर रहे हैं? इको पारिस्थितिकी। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? जो हमारा बिहेवियरल फिजियोलॉजी है, ठीक है, कार्य की, उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, उसके मतलब क्या व्यवहार में परिवर्तन हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है न्यूरो इथियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है? इथियोजेनेटिक्स। इथियोजेनेटिक्स के बारे में हमें देखना है कि इथियोजेनेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन सा क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोजेनी, जातिवर्तीता को देखना है। तो फाइलोजेनी को हम देखें कि क्या है, ऑफ बिहेवियर के लिए देखें हम फाइलोजेनी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट हमें देखना है ऑन्टोलोजिनी, मतलब व्यवहार का विकास। ऑन्टोजिनी व्यवहार का विकास देखना है हमें। बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी देखनी है, भ्रूण में क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में पता लगाना है। और ह्यूमन इथियोलॉजी के बारे में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इको। बात करें तो हम यहां पर कुछ ब्रांचेस बना दें इनकी, किसके अंतर्गत कौन कौन सा। ठीक है, तो हम यहां पर देखें कि सबसे पहले हमको देखना है इको इथियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है? बिहेवियर फिजियोलॉजी। नेक्स्ट देखना है न्यूरो इथियोलॉजी। नेक्स्ट देखना है इथियोजेनेटिक्स। फाइलोजेनी, ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट लिखना है ऑन्टोलोजी ऑफ बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी। ऑफ बिहेवियर। ठीक है, और एक ब्रांच और है हमारी पास, यहां पर हम देख सकते हैं ह्यूमन इथियोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस किसकी है हमारी? ये हमारी व्यवहारिकी की शाखाएं हैं। पहले हम किसकी बात करें? इन्वायरमेंट की। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं कि इको इथियोलॉजी, मतलब ई का मतलब क्या हो गया, को का मतलब क्या और इथियो का मतलब क्या। तो ये तो हमारे इन्वायरमेंट से मतलब है, ये मतलब कम्युनिकेशन से है, और ये हमारा व्यवहारिकी से। अब यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर कोई 4 क्षेत्र या 3 क्षेत्र लेते हैं। जैसे एक क्षेत्र लिया हमने, एक क्षेत्र की बात करें हम यहाँ पर, तो हमने ले लिया कि बर्फीले क्षेत्र को ले लिया। तो बर्फीला क्षेत्र में रहने वाले जीव और उनका कलरेशन, उनका हाव भाव, उनके भोजन का तरीका, किसके साथ? ई इन्वायरमेंट के साथ, वहां की कम्युनिकेशंस के साथ, और उनको व्यवहार प्रदर्शित करना है। डेजर्ट को लिया तो वहां के रहने वाले जीव पानी की कमी,
रेगिस्तान को सहारा लेने वाले तो इस प्रकार के जीव, जंगलों में रहने वाले तो लंबी लंबी वनस्पति, पेड़, नमी, आर्द्रता उसमें छुपकर रहने वाले जीव का संबंध। तो इस प्रकार से जल में रहने के लिए देखें छोटे से लेकर बड़ा जीव, पानी विकसित हुए गील, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, वहां का जीवन शैली, तो ये सब किसके साथ है, तो उनके व्यवहार को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट बात करना है बिहेवियरल फिजियोलॉजी, मतलब किसी जंतु को आप सुई चुबाओ या किसी जंतु का पैर काट दो तो क्या करेगा, बैठा रहेगा? नहीं, ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया होने पर या तो वो वहां से भाग जाएगा या जोर जोर से चिल्लाएगा या उसे जो पीड़ा होगी उसके अनुभव को देखेगा। आप देख सकते हैं कि जब गाय को भोजन प्राप्त नहीं होता है या गाय कभी कभी आप देखते हैं कि गाय पर कोई पीड़ादायक अनुभव जो आपने देखे होंगे कि गाय की जैसे हम अश्रुधाराएं बहती हैं तो उन जंतुओं में भी आंखों से अश्रुधाराएं बहती हैं, तो उनकी जो पीड़ा है उनका अनुभव, ठीक है, तो इसका सारा किस पर आएगा, उनकी जो व्यवहारिकी की कारिकी है उनके अंतर्गत आएगा। न्यूरोइथोलॉजी, विभिन्न प्रकार की नर्व सेल्स हैं, उनके द्वारा क्रिया प्रतिक्रियाएं होने के कारण इसे न्यूरोइथोलॉजी। न्यूरोइथोजेनेटिक्स की बात करें तो जीन में परिवर्तन, माना कि कोई जीव है उनकी युग्मनज में हम किसी अल्कोहल को डाल दें या पराबैंगनी किरणों का प्रकाश वहां पर प्रदर्शित करें तो हो सकता है कि उत्पन्न होने वाले शरीर के विभिन्न अंग में से कोई एक भाग वहां से उस प्रतिक्रिया या उन किरणों के माध्यम से वो हट जाए। तो किसी के हाथ नहीं आएंगे, किसी के पैर नहीं आएंगे, किसी की आंखें ही विकसित नहीं है, तो इस प्रकार का जो जेनेटिक्स है उसे इथियोजेनेटिक्स के नाम से जाना जा सकता है। फाइलोजेनी ऑफ बिहेवियरल, मतलब हमें प्रोटोजोआ से लेकर कहां तक, प्राइमेट तक। जैसे हम प्राइमेट की बात करें कि हमारे प्राइमेट्स में हम देखें कि हमारा जो ऑर्डर है मैमेलिया का, मैमेलिया क्लास है और उसके ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट, और उसके अंतर्गत देखें तो सबसे पहले एप आए जिसको हमने कपी, एप के बाद हम देखें तो बहुत सारे जैसे औरंगोटाउन है, चिंपांजी है, उसके बाद हम देखें कि बहुत सारे ऐसे मंकीज आए जो कि हमसे विकसित प्राणी थे, और उसके बाद हम बोलें कि जैसे विभिन्न प्रकार के जैसे ह्यूमन इवोल्यूशंस को देखें तो रामापिथिकस थे हमारे पूर्वज, उससे पहले इरेटस थे। हम फाइलोजेनी देखें किसकी, हॉर्स की, तो पहले छोटे घोड़े थे लोमड़ी के समान, उसके बाद गधे के समान हुए, फिर घोड़े बड़े हुए, खच्चर के समान हुए और फिर बड़े हुए। तो उस विकास में क्या हुआ, उन विकास को हम देखें तो ये उंगली जो है, फिंगर है, वो धीरे धीरे बढ़ती गई और धीरे धीरे किसका विकास हुआ, हॉर्स का विकास हुआ। तो इस प्रकार से हम देखें तो फाइलोजेनी ऑफ बिहेवियर, उस बिहेवियर का अध्ययन किया। ऑन्टोलोजेनी हम बात करें कि विकास, जो व्यवहार का विकास है, ठीक है, किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में अध्ययन किया। उनके अंडों में परिवर्तन या हो रहे भ्रूण में परिवर्तन के कारण, जैसे अब टेक्निक्स बहुत वेल डेवलप आई है, जब बेबी अपनी मां के पेट में हो या किसी एक के अंदर हो तो उसमें वेरिएशंस करना हो तो विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स के माध्यम से हम उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का इथियोलॉजिकल बिहेवियर हो सकता है। और ह्यूमन इथियोलॉजी, तो आप देखते ही हैं कि ह्यूमन इथियोलॉजी इतनी प्यारी इथियोलॉजी है जिसको आप आपकी फैमिली के अंदर देख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सास बहू का झगड़ा, ठीक है ना, सास बहू के झगड़े में बहुत सारे सीरियल्स बने हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तेने ये काम नहीं किया तो वो कहती क्यों करूं मैं, मेरे बाप की मां तो मैं करती नहीं थी, तो उसने कहा मैं क्यों करूं, मैं तेरी सास हूं, मैं नहीं करूंगी। तो इट इज मतलब इस प्रकार के जो बिहेवियर्स हैं वो किसके अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखें कि ईगो, मानव ह्यूमन साइकोलॉजी को हम देखें कि माना कि मतलब मानव में किस प्रकार का ईगो, जैसे बोल दिया कि कोई किसी अच्छे पद पर उससे बोल दे तुम कचरा निकाल, मैं कोई कचरा निकालूंगा, मैं कोई कर्मचारी तो ना हूं, मेरा काम दूसरा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो मानव के साथ दैनिक प्रतिक्रिया है, ये क्या है, ह्यूमन इथियोलॉजी है। जैसे मारपीट, ठीक है, तेने इसको क्यों मारा, मैंने इसको मारा, दो जने लड़ रहे हैं, पूरा झुंड आ गया, मारना किसको था, मार किसको पड़ गई। तो इस प्रकार के जो बिहेवियर्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो ह्यूमन इथियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो आज का जो पेपर है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, जिसमें आप अभी तक ये जानते थे कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम तक ही सीमित थी, पर इस विषय वस्तु के कारण ये सारी जो विषय वस्तु हैं सारी पुस्तक के रूप में आने लगी है, ठीक है ना।
तो हम और आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारी जो ब्रांचेस हैं, हमने एक ब्रांचेस को फ्लो चार्ट के रूप में विकसित किया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो ब्रांचेस हैं वो कौन है हमारी, इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे हिस्ट्री पर। अभी तक हमने इंट्रोडक्शंस की बात की है, अब बात करेंगे हम हमारे इतिहास पर। हिस्ट्री में देखें हम कि इसका इतिहास बहुत ही रोमांचक है, ठीक है। हमारे एक फिलोसोफर्स हैं, दर्शन शास्त्र के महान, जब पृथ्वी पर मानव उत्पन्न हुए होंगे या मानव का विकास हुआ होगा तो बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर आई। संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में यूनानी सभ्यता पहले माना गया है, और हमारी जो वैदिक सभ्यता हम बात करें, जैसे कि हमारी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत महाभारत पुराण जैसे ऐसे महान जैसे हमारे युग आए हुए हैं, रामायण वाले, तो उसके अंतर्गत देखिए उनके पश्चात हमने माना है कि उस समय भगवान स्वयं उत्पन्न हुआ करते थे। हमारा जो भारत है वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं हमारे भारत में ही रहते थे, क्यों संपूर्ण विश्व में नहीं रहते। कैलाश पर देखो शिव जी हैं, ठीक है ना, और भारत हिंद महासागर की ओर देखो तो रामेश्वरम आपका विकसित है, ठीक है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो इस प्रकार के जो हमारा जो भारत है संपूर्ण विविधताओं को लिए हुए बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इतिहास की बात कर रहे हैं, किसके इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इथियोलॉजी के इतिहास की बात कर रहे हैं। अब इस इथियोलॉजी के इतिहास को हम देखें यहाँ पर तो किस प्रकार हुआ, तो हम यहाँ पर एक वैज्ञानिक हमारे जो महान मानते हैं, जिनको हम बायोलॉजी के पितामह या जीव विज्ञान के पितामह जो थे अरस्तु, एरिस्टोटल, वो एक दर्शन शास्त्र थे और उन्होंने इस शाखा को नाम दिया उस समय कि किस प्रकार से बिहेवियर। उन्होंने देखा कि कोई दो जीव हैं आपस में जा रहे हैं, अपनी ध्वनि के माध्यम से कुछ वाक्यांश कर रहे हैं। उन्होंने चींटियों का अध्ययन किया कि एक कंटिन्यूस मतलब एक के बाद दूसरी चींटी कंटिन्यूस एक लाइन एक कतार में जा रही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमको देखना है। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो कौन है, हमारा हिस्ट्री ऑफ इथियोलॉजी, ठीक है ना। तो हमारा जो है व्यवहारिकी का इतिहास। देखिए आइए हमारे पीपीटी की स्लाइड पर व्यवहारिकी के इतिहास के बारे में देखना है हमें कि व्यवहारिक का ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक मानव जितना प्राचीन है, मतलब जितने पुराना मानव का जो है वहां से है, क्योंकि यह तत्कालीन मानव शिकारी और आदि मानव के रूप में विकसित हुआ, किंतु जंतु व्यवहारिकी की बारीकों को समझना इतना ही आसान नहीं था। इस तथ्य को उस काल में उत्कलित गुफाओं में मिले जो भित्ति चित्र थे, ठीक है ना, में समर्थन में मिलता है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल 372 बीसी ने पहली बार अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसका आशय जंतु का इतिहास में जंतु के व्यवहार का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। उन्होंने जंतुओं पर बहुत सी जानकारी एकत्र की और लिखा है कि जंतुओं में भी परिवार, प्रेम व अंतर्दृष्टि निहित होती है, ठीक है ना। मानव नहीं, मानव के अपितु बहुत सारे ऐसे जंतु हैं कि जिनमें प्रेम है, परिवार है और आंतरिक सामंजस्य है, ठीक है ना। हम जो है सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी किस प्रकार से एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से सहायता कर रहा है, ठीक है ना। आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति चक्कर खाकर गिर गया तो आप क्या करेंगे, उसे देखेंगे नहीं, हम उसे उठाएंगे, उसे पानी पिलाएंगे, क्योंकि हम कौन से प्राणी हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हमको देखना है। तो अरस्तु ने इसके बारे में बहुत सारी चीजों को एक अपनी हिस्टोरिया एनिमेलिया में बहुत से जंतुओं का वर्णन किया गया है और उनकी पुस्तक जो है बहुत मान्य है जीव विज्ञान के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखें कि कौन कौन से वैज्ञानिक, जैसे हमारे यहाँ पर जो 3 वैज्ञानिक महान थे, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करनी है कि जो मॉडर्न फादर ऑफ इथियोलॉजी कॉनार्ड लॉरेंज, ठीक है ना, उनके बारे में बात करनी है। उसके बाद निकोटीन बर्ज और कार्ल वॉन फ्रिश, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस विषय के लिए और वो बहुत सारे नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए पीपीटी की स्लाइड पर।
सबसे पहले हम बात करें कॉनार्ड लॉरेंज की, जिनका जन्म 1903 से लेकर 1989 तक, 1903 से लेकर 1989 में व्यवहारिकी के संस्थापक माना जाता है इन्हें। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो नींव रखी है 19th सेंचुरीज में कॉनार्ड लॉरेंज। ठीक है, वे प्रारंभिक में हम देखें उनको, कॉनार्ड लॉरेंज की बात करते हैं। ये थियोलॉजिस्ट हैं। कॉनार्ड लॉरेंज का जन्म इस सदी से इस सदी में हुआ। यह व्यवहारिकी के संस्थापक माने जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखें, ऑस्ट्रिया के वियना में विश्वविद्यालय में प्राणी मनोविज्ञान के प्रवक्ता थे। ठीक है, हम बात सकते हैं कि जो एनिमल साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनके प्रवक्ता थे। उन्हें प्रारंभिक प्रेरणा अपने शिक्षक, उनके जो गुरु थे, उनके गुरु जो थे ऑस्कर हेनरॉथ से मिली। उनके अपने शिक्षक के साथ यह गहन संबंध से ही उन्हें भावी अध्ययन का हेतु दृढ़ आधार सिद्ध हुआ। लॉरेंज एक फार्म हाउस पर रहते थे और उनके पास बहुत से पालतू पशु थे, पेट एनिमल्स उन्हें पाल रखे थे। वो इतने मगन थे कि उन्होंने अपने पत्नी व बच्चों को एक पिंजरे में रखना पड़ा। मतलब उनके पास इतने सारे एनिमल्स थे कि मतलब घर में परिवार से ज्यादा जंतुओं का डेरा था। ठीक है, तो उनके पास कौन था? छछूंदर, मेंढक, फ्रॉग, मंकी, बंदर, कुत्ते, कुएं, और उसमें प्रमुख कौन था? राजहंस, जिसको हम गूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजहंस का गहन अध्ययन किया और इसी पर अपने अध्ययन का एक सिद्धांत जर्मन भाषा में प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसका आशय विशिष्ट समय के लिए शेषव अधिगमन में से हुआ है। ठीक है ना, तो हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे कॉनार्ड लॉरेंज थे, कॉनार्ड लॉरेंज एनिमल फिजियोलॉजी के बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। इनके शिक्षक का नाम ऑस्कर हेनरॉथ था। ठीक है, और इन्होंने जो यहाँ पर ग्रे लेग गूस जो थी उन पर सबसे ज्यादा काम किया और हमारी जो बोलते चाइल्ड लर्निंग, शैशव अवस्था पर काम किया। और उन्होंने अपनी पुस्तक दी किंग सैलमॉन्स रिंग 1952 में। नेक्स्ट बुक थी मैन मीट्स डॉग 1954 में, तथा ऑन एग्रेशंस 1962 में जैसी लोकप्रिय पुस्तकों की रचना की। ये सभी जंतु व्यवहार के प्रति उनकी गहरी समझ और परिचायक भी अति ध्यान केंद्रित करने वाली व्यवहारिकी का अध्ययन किया है। इनके संस्थापक, व्यवहारिकी का जो जन्मदाता है, उनके संस्थापक ठीक कहना है, क्योंकि उनके कार्य में इतने लोगों के व्यवहार का अध्ययन प्रति उत्साह पनपा, जिससे ये डार्विन व उनके काल के बीच में बहुत से विषय पर कार्य किया, परंतु योगदान व्यापक थे उस समय के। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं कि कॉनार्ड लॉरेंज का आप देख सकते हैं, बहुत एक सुंदर इनका चित्रित है कॉनार्ड लॉरेंज। ये जो आप देख रहे हैं डक को, ये है ग्रे लेग गूज। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो कॉनार्ड लॉरेंज की बात करें हम, तो इनकी जो घर पर ही एक प्रयोगशाला थी, उसके अंदर ग्रे राजहंस की जो बतख थी उसके एग को प्रॉपर तरीके से उसने हैचिंग होने दिया। मतलब जब अंडे दिए तब से लेकर जब तक बच्चे हुए तब जब ऐसी प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई कि जब कॉनार्ड लॉरेंज अपनी लैब पर काम कर रहे थे, तब ग्रे लेग गूस ने अंडे दिए और वो उन्हें प्रतिदिन उसी जो वस्तु स्थिति होती थी उसे देखते रहते थे और अपनी डायरी में नोट करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि जब वो बच्चे अंडे से बाहर आने लगे, तब उन्होंने क्या किया कि जो उनकी माँ थी, जो आप एक पिक्चर्स में देख रहे हैं हमारी पीपीटी की स्लाइड पर, उसे उस कमरे से बाहर कर दिया। जब अंडे से बच्चे तुरंत बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले छवि कॉनार्ड लॉरेंज की देखी। उस समय उनकी जो आंखों के माध्यम से मस्तिष्क में जो छवि, सबसे प्रथम छवि उन्होंने जो देखी थी वो कॉनार्ड लॉरेंज की देखी थी। इसलिए वो राजहंस को अपनी मां न मानकर कॉनार्ड लॉरेंज को अपनी मां मानने लगे। कॉनार्ड लॉरेंज जब जहां जाते थे, उनके बच्चे, किनके बच्चे? उस राजहंस के बच्चे उसकी मां को समझकर उनको प्रयोग करते थे। मतलब वो जिधर जाती थी उधर वो जाते थे। जब वो खाने बैठते थे तब वो खाने के लिए आ जाते थे।
तो उन्हें मतलब उन्होंने एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, उसे हमने बोला चाइल्ड लर्निंग या शैशव अभिगमन को प्रस्तुत किया, और उन्होंने अपनी 3 पुस्तक में इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन कर रखा है। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में हम हमारे देखें, कार्ल वॉन फ्रिश। कार्ल वॉन फ्रिश के लिए हम चर्चा करें कि इनका जो जीवन है 1866 से लेकर 1982 में वियना में इनका जो जन्म था, जर्मनी में इन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया और बहुत सारे व्यवहारिक अध्ययनों को किया। इनके पास एक बड़ा खेत था और वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट ट्री थे और वहाँ पर बहुत सारे जंतुओं को इन्होंने पाल रखा था। सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वहाँ पर इतना अच्छा गार्डन होने के पास उन पर मधुमक्खियों का एक सम्मिलित झुंड वहाँ पर आकर रहना लगा, और उन मधुमक्खियों की बहुत सी धैर्य एवं रंगीन जो कार्ड की सहायता से इन्होंने परिश्रमी सामाजिक कीट को जटिल प्रयोग किया, और उन्होंने पाया कि मधुमक्खियां रंग पहचान सकती है और यह भी घने बादलों में से सूरज की स्थिति को जान सकती हैं, क्योंकि वे पराबैंगनी किरणों या प्रकाश को संवेदन कर सकती हैं। इन्होंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जब बादल हों और ऊपर सूरज हैं तो होने वाली या पड़ने वाली जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रेस के माध्यम से भी ये अपने सामाजिक परिवार के माध्यम से पता कर सकती है। ठीक है, इन्होंने संप्रेषण कम्युनिकेशंस के लिए तरीके खोजे, ठीक है, जिसमें अभिदोलन, ठीक है, घूमर, 2 प्रकार के जो हमारे वॉवेल्स और इस प्रकार के जो डांस थे, उन्होंने इनका अनुभव और अध्ययन किया और पता लगाया कि सूर्य ग्रहण के समय मधुमक्खियों के व्यवहार में अध्ययन क्या होता है, और एक अद्भुत कार्य के लिए इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मछलियों के सुनने की क्षमता और रंग पहचानने की क्षमता पर भी इन्होंने बहुत सारे शोध किए हैं। इनके पिक्चर्स को हम देख सकते हैं, ये देख रहे हैं कि आप इनका पूरा जीवन व्यतीत किया है इन्होंने इनके ऊपर। एक खेत के में बहुत सारे ट्री थे इनके पास, और वहाँ पर सौभाग्य से मधुमक्खियों पर इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है ना। हम बात करें कि जो हनी बीज है, हनी बीज में इन्होंने वॉवेल डांस के लिए बात की है। हम बता दें कि आप ये जो अभिगम दोलन है या किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। तो हम बात कर रहे हैं हनी बी की। इन्होंने क्या किया कि जब यह भोजन करने या भोजन ढूंढने के लिए कहीं जाती है तो अपने छत्ते पर आने के बाद एक विभिन्न प्रकार का नृत्य को प्रदर्शित करती है। जैसे माना कि ये एक ही दिशा में घूमे बार बार, तो आसपास की मधुमक्खियां इसे क्या करती है, इसे देखती है कि ये कहां पर ये एक बार इस प्रकार से घूमे और दूसरी बार इस प्रकार से घूमे, मतलब 8 नंबर की तरह, जैसे इस प्रकार से यहां आई, यहां घूमी, यहां से इस तरह से मुड़ गई। यहां पैरों देख रहे हैं, इसको दोलन नृत्य के नाम से जाना गया। तो ये कितनी बार घूमती हैं, उसके आसपास की मधुमक्खियां इसे देखती हैं और पता लगाती है कि इतनी दूरी पर, और कहां से कहां तक की दूरी प्रदर्शित करते हैं। तो सूर्य से भोजन कहां है और अपना घर कहाँ है, मतलब इनका छत्ता, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और उससे पता लगाते हैं कितनी दूरी पर हमारा भोजन प्राप्त होगा। और आने वाली जितने भी इनके सहयोगी हैं उनको जाकर बताती है कि यहाँ शहद है या मकरंद हमें मिलेगा, ठीक है, जो नेक्टर से, वो कहाँ मिल रहा है और कितनी दूरी पर मिल रहा है। तो इस नृत्य के नाम से पता लगाते हैं। इसके लिए कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हम देखते हैं, हमारे इथियोलॉजिस्ट हैं निकोटिन बर्ज, ठीक है ना। निकोटिन बर्ज हम बात करें कि इन्होंने
हॉलैंड में जब इनका जो बर्थ है वो हुआ है, और इंग्लैंड में ये व्यवहारिकी की प्रारंभिक काल के तीसरे महत्वपूर्ण नाम से जाने जाते हैं। पेशे से ये जूलॉजिस्ट थे, प्राणी शास्त्री थे, ठीक है ना। और इन्होंने अनेक वर्षों तक बहुत सारे काम किए, जैसे इन्होंने बटरफ्लाइज पर काम किया है, वेब्स हैं, स्टिकर बैकफिश, ठीक है, गूल्स हैं, उसके साथ ही बहुत सारे जो नेचुरल हैबिटेट हैं उन पर काम किया है इन्होंने, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो इन्होंने बहुत सारे जो क्या क्या देखे हैं, तो वो देखें कि स्टिकल बैकफिश का जो कलर बिहेवियर है उसके लिए इन्होंने देखा है, ठीक है। एनिमल बिहेवियर के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, द स्टडी ऑफ इंसर्ट उसके लिए देखा है, द एनिमल इन द इट इज वर्ड, सोशल बिहेवियर इन एनिमल 1965 में, मतलब व्यवहारिक के क्षेत्र में मील का जो पत्थर की जो नींव रखते हैं ना, वो इन्होंने सिद्ध साबित की है। सूचक साइन इंस्ट्रूमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारे व्यवहार किए हैं, ठीक है। इन्होंने गहरे रंग, हल्के रंग, कॉन्ट्रास्ट, संबंध के अलावा जितने भी प्रकार के उद्दीपन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करवाई है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिक जो यूरोपियन देशों से थे, जैसे लॉरेंज, फ्रिश, टिनबर्ग, हैस, थॉर्पे, रेमस, लॉरेंज, बीच, स्कॉट, विल्सन, आइजनबर्ग, हैलो, स्किनर, कॉर्पेट, इस प्रकार के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपना योगदान किया है, जिनका पिक्चर आप देख सकते हैं। ये हमारे निकोटिन टीन बर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है, कि व्यवहारिकी की महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। समय समय के साथ प्राणी व्यवहारिकी अपने विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं पर पहुंचे हैं। उन्होंने जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी के पहलुओं के बीच में एक स्थापित, मतलब इनकी कनेक्टिव लिंक को जोड़ने का भी कार्य किया है। प्राणी व्यवहारिकी पिछले कई वर्षों से लोकप्रिय बना था, ठीक है ना। ये अभी हाल फिलहाल कई वर्षों से लोकप्रिय बना है, जिसका प्रमाण लोगों द्वारा जंतु एवं वन्य जीव पर आधारित चलचित्रों को दिया गया है। जैसे आप वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं, हमारे पास डिस्कवरी है देखने के लिए, तो आप वहां पर देखते हैं विभिन्न प्रकार के एनिमल्स की वहां पर बिहेवियर्स को, उनके इन्वायरमेंट को, उनके एडेप्टेशंस को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही यहाँ पर ये कहा तो हमने चलचित्रों में देखा है, ओरिजिनिटी में हमने इनके मन में जैसे हमने देखा और उसके प्रति रुचि को प्रदर्शित किया और उन पर हमने काम किया, ठीक है। प्राकृतिक ब्रह्मांड पर पुस्तक पर है, ठीक है। बहुत सारी हमारे जो नेचुरल जो क्षेत्र हैं हमारे प्राकृतिक सौंदर्य हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने देखा है इसका अध्ययन। उसी के साथ हम बात करें कि ये स्वयं को विज्ञान का महत्वपूर्ण क्षेत्र मानता है। साथ ही ये विज्ञान की अन्य शाखा जैसे मानव शास्त्र है, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, साइकोलॉजी, ठीक है ना, मनोविज्ञान, साथ ही इन्वायरमेंटल साइंस, सोशोजैविकी जो हमारा है, ठीक है, उसके अंदर। उसके बाद हम बात करें बहुत सारे हैं, जैसे कि हम बात करें प्राणी व्यवहार में ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर काम किया है, न्यूरोसाइंस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जंतु के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए, जंतु को बचाने के लिए, जो हमारी जातियाँ खत्म हो गई हैं उनको बचाने के लिए भी हम इथियोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारा काम किया है। जंतु को बचाना हमारा फर्ज है, क्योंकि जब तक, जैसे कि हम बात करें कि हमारे डायनासोर एक समय के बाद विलुप्त हो गए हैं, उसी तरह आज के युग में ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हम एक बात करें कि डोडो पक्षी, आप 11th-12th में पढ़ के आए, न्यूजीलैंड में रहने वाला डोडो पक्षी भी विलुप्त हो चुका है पूरे से। ऐसे बहुत सारी पादप की जातियां हैं। हाल फिलहाल में टाइगर को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, एलिफेंट को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए रिजर्व हैं, सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो हमारा यहाँ का जो स्टेट बर्ड है वो हमारा कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावान को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। हमारा जो स्टेट के अलावा हम बात करें, नेशनल बर्ड है हमारा पिकॉक है, उसको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जीवों को हम बचा सकते हैं। जैसे 2020 प्रोजेक्ट चला था राइनोस को बचाने के लिए, जो काजीरंगा नेशनल पार्क और आसाम में किया गया था, कि 2020 तक 200 राइनोस बनाने की उन्होंने आर्टिफिशियली राइनोस को बनाया है। और मतलब कि उनके जो स्पर्म और ओवा को लेकर दूसरे राइनोस में इंजेक्ट करवाया, उससे बहुत सारे राइनोस को बनाया, उसमें से बहुत सारे सर्वाइव भी कर रहे हैं। हम बात करें राजस्थान की तो रणथंभौर नेशनल पार्क, जहां पर टाइगर का सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र है। सरिस्का अलवर में देखें, पक्षियों की जो स्वर्ग माना जाता है केवलादेव, और इनके बहुत हम बात करें कि
भारत के पक्षी ऑर्निथोलॉजिस्ट हम बात करें कि जो हैं पक्षी पर काम करने वाले या उनके पितामह हम बोल सकते हैं, तो डॉक्टर सलीम अली अपने कमरे में बैठकर एक खिड़की पर देखते हुए एक चिड़िया के घोंसले से उन्हें एक इस रुचि का पता लगा और उन्होंने विभिन्न प्रकार के पक्षियों पर अध्ययन किया। ठीक है, तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र भी बहुत सुंदर है और हाल फिलहाल भारत के 6 नंबर पर प्राकृतिक दृश्य के रूप में यहाँ पर उसे रखा गया है कि यहाँ की जो प्रकृति है हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए हमारे लोगों की बहुत सारी सहायता हमें मिली है। हम भी इस विषय को उसके साथ जोड़कर यहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सौंदर्य के रूप में स्वर्ग है और स्वर्ग जैसी भूमि हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव विकसित हुए हैं, यहाँ की वेजिटेशन हैं, यहाँ पर जो जंतु हैं, इसी के साथ आप विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का सम्मिलित रूप हमें मिला है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही छोटी काशी के नाम से जाने जाने वाला ये क्षेत्र है, तो आप यहाँ पर भी बहुत अच्छे से प्रकृति को बचाने का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का विषय वस्तु जो हुआ है हमारा वो था इथियोलॉजी, व्यवहारिकी के बारे में हमने चर्चा की है। आगे बहुत सारी ऐसी चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है जिसमें आपको परिवार से संबंधित जितने भी प्रकार के हाव भाव एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी दिनचर्या में होने वाले जो कार्य हैं, उनके बारे में ये विषय को रखा गया है। हमें पारिवारिक के अलावा जंतुओं के व्यवहार को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लिया गया है अंतिम संदर्भ के लिए हम देखेंगे, ये हमारी जो पुस्तक है कौन कौन सी पुस्तक से लिया गया है, तो एनिमल बिहेवियर, जिनकी लेखिका है रीना माथुर, और ये रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। पूरे भारत में सर्वमान्य पुस्तक है एनिमल बिहेवियर, जिनके लेखक है डेनिस जैकब, एस.सी. जोशी और ए.एस. अंसारी, जो आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर जिनके लेखक है डॉक्टर वी.के. अग्रवाल, एस. चांद पब्लिकेशन से लिया गया है। और इथियोलॉजी एनिमल बिहेवियर जो कि डॉक्टर एन. अरुमंगम जिनके लेखक है और सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। धन्यवाद।